नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्लासरूम में। दोस्तों, मैं आपके लिए आज साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। सारे ही क्वेश्चन चूँकि इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, ये साइंस का चौथा पार्ट है। इससे पहले 3 वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर वो आपने ना देखे हो तो आप उन्हें भी जाकर देख लें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? यानी कौन सा ऐसा यंत्र है जो आर्किमिडीज के सिद्धांत को फॉलो नहीं करता? तो देखिए, आर्किमिडीज ने प्लवन का सिद्धांत दिया, जिसे हम तैरने का नियम कहते हैं। और तैरने का संबंध कहीं ना कहीं पानी से होगा, नहीं जिसका संबंध पानी से रिलेटेड होगा या पानी जैसी किसी चीज़ से होगा, वो यंत्र आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित हो सकता है। तो हमारे ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन पहला है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का संबंध द्रव घनत्व से होता है, तो आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता के लिए होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्रोनोमीटर का उससे कोई संबंध नहीं है, आपका आंसर होगा ओडोमीटर। ओडोमीटर का संबंध कहीं से भी आर्किमिडीज सिद्धांत के पर आधारित नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, झूला झूलती हुई लड़की के खड़े होने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, समान रहेगा, ऊंचाई पर निर्भर होगा। तो झूला झूलती हुई लड़की अगर खड़ी हो जाए तो उसके साथ साथ जो आवर्तकाल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, आवर्तकाल कम हो जाएगा। अब अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें, देखिए, द्रव्यमान बढ़ने या घटने पर आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि अगर लड़की के पास एक और लड़की बैठ जाए तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब आपका आंसर होता समान रहेगा। ठीक है, देखिए, जहाँ जी का मान कम होता है वहाँ पर आवर्तकाल बढ़ता है। यानी कि अगर पृथ्वी से किसी भी लोलक को पृथ्वी के ऊपर लेके जाया जाए या नीचे लेके जाया जाए तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा कम हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? देखिए, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? आपका है अभिकेंद्रण, अपकेंद्रण, अपृष्ठ तनाव और विसरण। देखिए, केंद्र से कोई बल उत्पन्न हो रहा है और चारों तरफ जा रहा है, यानी बाहर की तरफ जा रहा है, तो उसे हम अपकेंद्रण कहते हैं। और अगर कोई बल केंद्र की ओर कार्य कर रहा है तो उसे हम अभिकेंद्रण कहते हैं। तो वॉशिंग मशीन हमारी अपकेंद्रण पे काम करती है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करती है। अगर हम अभिकेंद्रण की बात करें तो जो मौत का कुआं है वह अभिकेंद्रण बल पे कार्य करता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समान आकार की छवि कौन सा दर्पण बनाता है? अवतल, उत्तल, समतल या समुत्तल? देखिए, अवतल दर्पण पे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर वगैरह जो डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण का ही यूज़ करते हैं। उत्तल पे छोटा बनता है। ठीक है, गाड़ी के बैक साइड में देखने के लिए, पीछे की तरफ देखने के लिए साइड मिरर जो होता है वो उत्तल दर्पण का होता है। समतल दर्पण आपका आंसर होगा। समतल दर्पण पर जिस आकार की छवि होती है उसी आकार का प्रतिबिंब बनता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रकाश के सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि किसी डेंस, कोई घने माध्यम से अगर कोई विरल माध्यम में जा रहे हैं जो कम घना हो, उस माध्यम में अगर जाएगा प्रकाश तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सघन से अगर आप विरल में जा रहे हैं तो प्रकाश की गति बढ़ेगी। ठीक है, तो आपका आंसर होगा बढ़ेगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितने प्रतिशत है? हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो आपका आंसर होगा 0.4%। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लें। अगले प्रश्न में चलते हैं। बर्फ़ को पिघलने से बचाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? चीनी का, नमक का, सोडा का, क्रीम का? तो आपका आंसर होगा नमक का, यानी NaCl का। ठीक है, समुद्र में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व तो आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड ही होता है। और नमक का प्रयोग बर्फ़ को पिघलने से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। स्टील है एक यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है
मिश्र धातु है। देखिए स्टील एक मिश्र धातु है, चूँकि स्टील एक धातु तो है ही है पर कई सारी धातुओं को मिलाकर बनती है, इसलिए स्टील एक मिश्र धातु है। जल एक यौगिक है H2O। मिश्रण कई चीज़ों को किसी फॉर्म में मिला देते हैं तो वो मिश्रण होता है। तत्व जो अकेला होता है वो तत्व होता है, जैसे आपका सोना चांदी ये सब तत्व हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या होता है, यानी द्रव्यमान संख्या को आप किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, T से, D से, M से या A से? तो आपका आंसर होगा A से। द्रव्यमान संख्या का चिन्ह A से प्रदर्शित करते हैं, उसका प्रतीक जो है वो A होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। परमाणु द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है ग्राम से, किलोग्राम से, लीटर से या एमओ से? देखिए ग्राम, किलोग्राम और लीटर सारे ही द्रव्यमान को प्रदर्शित करने के मात्रक हैं, जिसमें उसका एसआई मात्रक किलोग्राम है। पर परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो आपका आंसर होगा AMU। AMU इसका मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट से, AMU से। अगले प्रश्न में चलते हैं। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? जीवाणु, कवक, नीलहरित शैवाल या युगलिना? देखिए सबसे पुराने का मतलब यह कि पृथ्वी पर सबसे पहले जीवन किसका हुआ, कौन सा जीव सबसे पहले आया? जीवाणु, नीलहरित शैवाल, कवक या युगलिना? ठीक है, तो आपका आंसर होगा नीलहरित शैवाल। ठीक है, तो अगर बाकी की बात करें, कवक अपघटक होते हैं, इन सड़ी गली चीज़ों पर आधारित होते हैं। जीवाणु भी अपघटक की श्रेणी में ही आते हैं। और युगलिना को हम पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी कहते हैं। तो इस ऑप्शन युगलिना को भी आप अच्छी तरीके से देख लें। क्वेश्चन आता है कि किस जंतु को हम पादप तथा जंतु के बीच की कड़ी कहते हैं, तो आंसर होगा युगलिना। अगले प्रश्न में चलते हैं। जंतु विज्ञान संबंधित है, यानी जंतु विज्ञान का संबंध किनसे होता है? केवल जीवित वनस्पति से? तो केवल वनस्पति नहीं होगी, क्योंकि जंतु विज्ञान में जंतु होते हैं, तो आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है केवल जीवित जानवरों से, तो केवल जीवित से भी मतलब नहीं है, जीवित एवं मृत जानवरों से है। तो जंतु विज्ञान का संबंध जीवित से भी होता है और मृत से भी होता है। आपका आंसर यही होगा। केवल मृत वनस्पतियों से, तो वनस्पतियों से उसका संबंध नहीं होता। अगले प्रश्न में चलते हैं। वर्तमान मानव का निकटतम पूर्वज है मंगोलॉयड, क्रो-मैग्नॉन, जावा या पैकिंग? यानी आज जो मानव है इससे जस्ट पहले का कौन सा मानव था, यानी कि उसका निकटतम पूर्वज कौन सा मानव था? तो आपका आंसर होगा क्रो-मैग्नॉन। क्रो-मैग्नॉन मानव वर्तमान मनुष्य का सबसे निकटतम पड़ोसी है या पूर्वज है। अगले प्रश्न में चलते हैं। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में एक दूसरे से अलग है, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसे कौन सा कोशिका का भाग है जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका एक दूसरे से अलग करता है? तो आपका आंसर होगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादप कोशिका दोनों और जंतु कोशिका दोनों में नहीं पाई जाती है, जबकि बाकी जितने भी पार्ट हैं कोशिका के वो दोनों में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। पोलियो टीका की खोज किसने की? देखिए पोलियो के टीके की खोज की है जोनास साल्क ने। आपका आंसर होगा जोनास साल्क ने। अगर रॉबर्ट कोच की बात करें तो टीबी बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने की है। एडवर्ड जेनर की बात करें तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की है। अगर हम फंग की बात करें तो विटामिन की खोज फंग ने की है। ठीक है, तो दोस्तों सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।